Hello everyone, welcome to the online platform of live classes Sirsa. Today we are going to discuss about our lecture number 3 of same chapter, that is life process, class 10th biology. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन. लास्ट वीडियोस में जाकर देखो हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया. तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन एंड इसके बाद एक टॉपिक रहेगा जस्ट एक्सक्रीशन और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी तक जिसने स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं देखा तो अपना स्टार्टिंग से पहले चैप्टर देख के आओ और फिर सीरीज वाइज इस चैप्टर को समझो. बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर, बहुत आसानी से समझ में आएगा. चलो जी स्टार्ट करते हैं. सेम लाइक जैसे हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पढ़ा, उससे पहले उसके जनरल टर्म्स पढ़ी, प्लांट्स का पढ़ा, एनिमल्स का पढ़ा, ह्यूमंस का पढ़ा, सेम टू सेम अब हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट. कहीं जाना है तो अपने ट्रांसपोर्ट पर जाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ट्रांसपोर्ट यूज करो. ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? वो व्हीकल, वो एजेंट, वो मीडियम, वो साधन जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. सेम दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. इट इज द मीडियम और प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसको. इट इज द मीडियम बाय विच, जिसके द्वारा, मीडियम बाय विच, मैं यहाँ पर प्रोसेस लिख सकती हूँ. अगर हम प्रोसेस लिखेंगे तो उसमें इन विच लिखना पड़ेगा. इन विच substance moves from one place to another place. one place to अनदर प्लेस जिसमें सब्सटेंस मूव करता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन. अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की. बायोलॉजी मतलब हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बात समझना ध्यान से. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका था तो वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थी, दैट इज विलाई. उस विलाई ने क्या किया था? खाने को एसिमिलेट करके ब्लड में मिक्स करवा करके और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया था. मतलब कि वो जो डाइजेस्टेड फूड था हर रिस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गन्स तक कौन लेकर के गया था? ब्लड लेकर के गया था. सिमिलरली रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? रेस्पिरेशन में जो लंग्स के एल्वुलाई है वहाँ पर ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ. दैट इज द ब्लड का जो कंपोनेंट है. और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करवा के पूरी उसमें बॉडी में उसने क्या करवा दिया था? उसका फ्लो करवा दिया था. इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि खाना हो चाहे गैसेज हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? हमारा ब्लड करवाता है. यहाँ तक समझ में आ गया? तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा, ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में दो तरीकों से चलती है. ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में दो तरीकों से चलती है. दो तरीके, वो दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके मैम. एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम. तो अब हमने इसी ह्यूमंस की अगर बात करूं तो ह्यूमन के कंसेप्ट में, ह्यूमन के केस में, ये ह्यूमन का है बेटा, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. ह्यूमन के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन चलती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू चलती है. समझ में आ गया? तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. अभी मैंने बताया कि ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन बेटा दो सिस्टम से चलती है. वो दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके जी. एंड दूसरा कौन सा होता है हमारा? दूसरा कौन सा होता है? लिम्फेटिक सिस्टम. दूसरा कौन सा सिस्टम है? लिम्फेटिक सिस्टम. यहाँ तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई मैम. अब हम पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं. इनमें फर्स्ट नंबर पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले मूव कौन करता है? ब्लड सब्सटेंस को लेकर के जाता है, ब्लड फ्लो करता है. ब्लड को फ्लो करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा और ब्लड को पंप करने का पंपिंग ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन सा होता है मैम? हार्ट होता है. सिमिलरली लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं तो इसमें कौन फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है. उसमें ब्लड फ्लो करता है, इसमें लिम्फ फ्लो करता है. यहाँ ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल की रिक्वायरमेंट होती है और यही हमारा क्या बनाता है? एक कंप्लीट सिस्टम बनाता है जिसके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन चलती है. क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तो ह्यूमन की ट्रांसपोर्टेशन में हमने यही सारे कंपोनेंट्स एक एक करके पढ़ने हैं. ठीक है,
हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ लिक्विड इन नेचर। हमारा जो ब्लड है बेटा लिक्विड स्टेट का होता है, जो रेड इन कलर का होता है। ब्लड इज अ लिक्विड, इट इज अ लिक्विड, इट इज अ लिक्विड। जो कौन से कलर का होता है? हमारा खून बेटा, हमारा खून बेटा लाल कलर का होता है, विच इज रेड इन कलर, विच इज रेड इन कलर। ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? अगर मैं सही से सीक्वेंस में बात बताऊं तो ब्लड के बेटा 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के बेटा 2, इसको कैसे करते हैं? अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट की। ब्लड के बेटा कितने कंपोनेंट होते हैं? ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड सेकंड होता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के हमारे पास क्या आ जाते हैं? आरबीसी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और थर्ड फोर्थ कौन सा होता है? प्लाज्मा। क्या यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हमने इनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिख देती हूँ, प्लाज्मा। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है एंड प्लेटलेट्स क्या होता है। आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। सुनो, आरबीसी स्टैंड्स फॉर, आरबीसी स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगर ये इसको नाम ही रेड ब्लड सेल दे रहा है तो इस कंपोनेंट का कलर कौन सा होगा? इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर। और इसका नाम वाइट से शुरू हो रहा है तो इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, या इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? इट इज वाइट इन कलर। समझ में आ गया? अब बेटा ये रेड कलर का है, अगर इसमें कलर आ रहा है कोई तो इसका मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कलर देने वाला होता है, और उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट एचबी, एचबी इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें एचबी क्या होता है? एब्सेंट। एचबी इज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट होता है? कलरलेस है, तभी तो ये कलरलेस है। समझ में आ गया? लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने टाइम तक ये जिंदा रहते हैं? लाइफ स्पैन इज 120 डेज, लाइफ स्पैन इज 120 डेज। और इसकी अगर लाइफ स्पैन की बात करूं, लाइफ स्पैन इज 10 to 15 डेज, लाइफ स्पैन इज 10 to 15 डेज। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? RBC stands for red blood cell, WBC stands for white blood cell. It is red in color, it is colorless. Respiratory pigment is HB, HB is absent. इसमें HB प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, उसका लाइफ स्पैन 10 to 15 डेज होता है। ठीक है जी। काउंट की बात करूँ, तो इसका बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है? अमाउंट, इसकी नंबर, हमारे बॉडी में ये कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा? मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। देखो हमें पता है हमारा खून जो ब्लड होता है रेड कलर का होता है, इसका मतलब आरबीसी ज़्यादा होंगे तभी रेड कलर का आ रहा है ना। तो इसकी जो अमाउंट होती है बेटा अराउंड 4 to 5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड पर प्रेजेंट होते हैं आरबीसी। समझ में आ गया? तो इसकी अमाउंट बॉडी में कितनी होती है? इसकी तो बेटा बहुत कम होती है, थाउजेंड्स में होती है। कितनी? 5 to 6,000, 5 to 6,000 ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? तो आरबीसी के फंक्शन देखो, आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एचबी प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि एचबी ऑक्सीजन को बाइंड करवा के पूरी बॉडी में क्या करवाता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इसका मतलब इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, या इट इज एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है मैम। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात करती हूँ तो डब्ल्यूबीसी बेटा हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज डब्ल्यूबीसी 2 तरह के सेल बनाते हैं, बी सेल और टी सेल, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं पैथोजन बैक्टीरियाज को किल करके। तो इट प्रोवाइड या इट फाइट अगेंस्ट द
फाइट अगेंस्ट द डिजीज, फाइट अगेंस्ट द डिजीज, और डिजीज से लड़ने की वजह से ही इसे क्या बोला जाता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? ठीक है, लड़ते हैं ना जैसे फौजी लड़ते हैं, है ना, हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ये हमारे लिए बाहर के जो फॉरेन बैक्टीरियाज वगैरह बॉडी में एंटर करते हैं उनसे लड़ते हैं और हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो ये दोनों बनते कहाँ हैं, फॉर्म्स इन, विजिबल है, ठीक है, फॉर्म्स इन, ये बनते कहाँ हैं बेटा, हमारे बॉडी में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं बेटा बोन मैरो, एक जगह होती है जिसको बोला जाता है बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं और ये भी सेम टू सेम बोन मैरो में ही बनते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में बनते हैं, अपना काम पूरा करते हैं 120 दिन का। जब इसका काम पूरा हो जाता है तो मैंने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में जब स्टमक बता रही थी तो बताया था कि स्टमक के ऊपर लेफ्ट साइड पर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। तो जब ये मरते हैं ना बेटा, मरने के बाद ये वहाँ चले जाते हैं स्प्लीन के अंदर, इसलिए बेटा स्प्लीन को क्या बोला जाता है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूँगी, जितना बोर्ड पे लिखूंगी ना बस इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है, तो जितना बोर्ड पे लिखा जाएगा उसको ध्यान से पढ़ते जाना, कहीं दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी इस चैप्टर में तो खासकर। क्या पॉइंट समझ में आ गया? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये कंसेप्ट था हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस का। अगर थोड़ा सा और डिफरेंस लिखने हैं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूंगी, इसको मैं ब्लड वेसल को एक बार फिर से बता दूंगी। आरबीसी का दूसरा नाम, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब ही सेल होता है, एरिथ्रो, रिथ्रो वर्ड आ गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब ही कलरलेस होता है, साइट मतलब सेल, ल्यूकोसाइट। समझ में आ गया? आरबीसी के अंदर बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, है तो ये सेल बट न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसीलिए बेटा इनको ई न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो लिखेंगे न्यूक्लिएटेड, दैट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो ये 5, 6, 7 पॉइंट है जो तुम्हें याद करने हैं, समझ में आ जाएगा। 7 से 8 पॉइंट तुम्हें बिल्कुल इस चैप्टर के, इस टॉपिक के याद होने चाहिए। तो ये थे जी हमारे कंप्लीट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस। थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, इसको मैं रब कर रही हूँ, थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारा होता है दैट इज प्लेटलेट्स, थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है? पहली बात तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है जी, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ओके मैम, अब ये करते क्या हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने का काम करते हैं। हम मान लो हमें इंजरी होगी, मेजर इंजरी होगी, चोट लग गया, मेजर नहीं, चलो माइनर की ही बात करते हैं, और जैसे मान लो यहाँ पर खरोच से लग गई है, गिर गए थे, थोड़े दिन बाद खून निकला उस टाइम पर, तो थोड़े दिन बाद यहाँ पर ऐसे लेयर सी बननी शुरू हो जाती है, पपड़ी सी जमनी स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे आप बोलते हैं। तो वो पपड़ी जमाने का काम किसने किया, वो हमारे प्लेटलेट्स ने किया। वो पपड़ी किसकी बनती है बेटा, जो खून निकलता है वो वहाँ पर जम जाता है, और वो जमाने का काम कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स करता है। कैसे करता है आइए समझते हैं, कैसे करता है। सबसे पहले बेटा अगर खून को जमाना है तो खून को निकालना पड़ेगा, और खून कब निकलेगा, जब इंजरी होगी। तो सबसे पहली बात, प्लेटलेट्स को काम करवाने के लिए हमें क्या जरूरी है करवानी, इंजरी करवानी जरूरी है, इंजरी करवानी जरूरी है। प्लेटलेट्स पहले बेटा इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में, अभी हम तुम खड़े हैं बिना किसी चोट लगे, तो हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं बेटा वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले इंजरी होगी, जैसे ही इंजरी होगी जो ये इनएक्टिव प्लेटलेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिव हो जाएंगे। अब ये प्लेटलेट्स एक्टिव हो चुके हैं, ये एक्टिव हुए प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ब्लड के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव करेंगे, और ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। वो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में खुद को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। मतलब प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन, पहले आने वाले थ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, पोटेशियम की प्रेजेंस में, विटामिन के की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन को
किस में कन्वर्ट करवा देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देगा और फिब्रिन उस जगह पर इसे थ्रेड का, धागों का एक नेटवर्क बना लेगा, एक जाल बना लेगा और यहीं पर ही खून को रोक देगा, जाल बना लेगा, खून को आगे नहीं निकलने देगा। तो इस पूरी सीरीज को, इस पूरी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, इस पूरी सीक्वेंस को बोला जाता है, इस पूरी सीक्वेंस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कास्केड सीरीज। इस पूरी सीरीज को क्या बोला जाता है बेटा, कास्केड सीरीज। क्या यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया? इस पूरी सीरीज को क्या बोला जाता है, कास्केड सीरीज। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लेटलेट्स को काम करवाना है, ब्लड की क्लॉटिंग करवानी है तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, विटामिन के की, एलिमेंट के की, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि अगर हमें ब्लड को क्लॉट करवाना है तो, ठीक है। व्हाट इफ प्लेटलेट्स आर नॉट एक्टिवेटेड, व्हाट इफ कास्केड सीरीज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी, तब क्या होगा बेटा, एक माइनर से माइनर कट भी बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड करवा देगा, बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड करवा देगा, जिससे डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगी और मे बी पर्सन डाई भी कर सकता है। एंड समटाइम वहाँ पर एक डिजीज हो जाती है और उस डिजीज को क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया बोला जाता है। उस डिजीज को क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया बोला जाता है। क्या यहाँ पर तक कंसेप्ट समझ में आ गया? हो गया जी, चले आगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीनों पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, आरबीसी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, डब्ल्यूबीसी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया और प्लेटलेट्स वाला काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है हमारा फोर्थ स्टेट, दैट इज मतलब सेकेंड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा। इसको रब कर दो, दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी एक ब्लड का कंपोनेंट है, भी एक ब्लड का कंपोनेंट है, ये पूरा प्लाज्मा है। तो इसके अंदर बेटा कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और कुछ क्या होता है इसके अंदर, कुछ क्या होता है इसके अंदर, प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ने अपना अपना काम कर लिया, ये प्लाज्मा क्या करता है, इस प्लाज्मा के पास बेटा 92% वाटर प्रेजेंट होता है और बचे 8 से 10% ये क्या क्या कैरी करता है, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी करता है, ये कुछ प्रोटीन्स कैरी करता है, सम प्रोटीन कैरी करता है, ओके, ये कुछ हॉर्मोन्स कैरी करता है, एक्सेट्रा लिख दो, इनफ है। समझ में आ गया, समझ में आएगा। तो ये था जी कंप्लीट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड ये प्लाज्मा। यहाँ तक को हो गया कंप्लीट और प्लाज्मा को ही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये था जी कंप्लीट हमारा ब्लड के बारे में। ओके जी, अब ब्लड का समझ में आ गया तो ब्लड को मूव करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है, ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट पढ़ी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है। कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है मैम, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, 3 types of blood vessels are there. First one is arteries, okay जी. Second one is veins, and third एक अकेला बचता है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, कैपिलरीज। थर्ड इज कैपिलरी, ठीक है। अब हम समझते हैं ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी, ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, एंड इट कैरी ये कौन सा ब्लड कैरी करती है बेटा, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आएगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है मैम। अब ये कहाँ से कहाँ लेकर के जाती हैं ब्लड को, इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, ठीक है मैम, एंड इट कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। कैसे होगा अभी हम वो पढ़ेंगे हार्ट, तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसका नेचर कैसा होता है, इट्स वॉल्स आर थिक इन नेचर, ठीक है, इट्स वॉल आर थिक। और मैं अगर इसकी बात करूं तो इट्स वॉल्स आर थिन, समझ में आ गया।
समझ में आ गया। और कलर की बात करूं, इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर। एंड इसकी बात करें तो इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? हो गया। तो आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं बेटा? आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स कौन सी होती है बेटा? जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। प्योर ब्लड हार्ट लेकर के जाती है हर बॉडी पार्ट तक, मतलब हार्ट पंप करती है प्योर ब्लड को, तो ये ब्लड कैरी करेगी हार्ट से टिश्यू की तरफ, और ये ब्लड कैरी करेंगे टिश्यू से हार्ट की तरफ। अब हार्ट को हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इसकी वॉल क्या होती है? थिक, और इसकी वॉल क्या पाई जाती हैं? थिन। ये रेड इन कलर होती हैं और ये ब्लू इन कलर होती है। ठीक है, यहाँ तक अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज क्या होती हैं? लो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये है हमारी बेटा आर्टरीज, मैंने रेड कलर की बना दी, ठीक है मैम। और ये है हमारी वेन्स जो मैंने ब्लू कलर की बना दी, ठीक है। ये है हमारी वेन्स जो मैंने बना दी ब्लू कलर की, ठीक है जी, हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इन दोनों को कोई ना कोई ज्वाइन भी करवाएगा, इन दोनों को कोई ना कोई ज्वाइन भी करवाएगा। जो ये ज्वाइन करवाते हैं इन दोनों को, उन्हीं क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरीज। इस ज्वाइन करवाने वाले को ही क्या बोलते हैं? इट इज अ ब्लड वेसल विच ज्वाइन आर्टरीज टू द वेन्स, विच ज्वाइन आर्टरीज टू द वेन्स। समझ में आ गया। और कैपिलरी बेटा इतनी फाइन ट्यूब होती है, जैसे लाइक अ पेन का रिफिल, बहुत ज़्यादा पतला होता है। ये बहुत मोटा है, ये उससे थोड़ा सा पतला है, बट ये सबसे पतली जो ट्यूब होती है दैट इज कैपिलरी। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन के आएगा, हमारा एक क्वेश्चन बन के आएगा क्या? वाई, इंपॉर्टेंट है ये हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई वॉल्स ऑफ आर्टरीज, walls of arteries are thick while walls of veins are thin। आर्टरीज की वॉल थिक होती है और वेन्स की वॉल थिन होती है, ऐसा क्यों? मैंने अभी तुम्हें बताया कि आर्टरीज ने ब्लड कहाँ से कैरी करना होता है? हार्ट से टिश्यू तक, हार्ट से बॉडी पार्ट तक, और हार्ट ब्लड को पंप करता है विद द हाई प्रेशर। उस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज की वॉल क्या होती है? थिक होती है। अगर इनकी वॉल थिन होगी तो बेटा वो हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, और वो वॉल वहाँ पर क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। इसीलिए आर्टरीज की वॉल क्या पाई जाती है? थिक पाई जाती है, और वेन्स की वॉल क्या पाई जाती है? थिन। क्यों? क्योंकि वेन को ब्लड कहाँ से कैरी करना है? बॉडी के टिश्यू से। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो थर्ड चलते हैं हम। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, और ब्लड वेसल्स पढ़ लिया कंप्लीट। और अब हम चलते हैं हार्ट, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। और ब्लड को पंप करने का काम किसका है बेटा? हार्ट का। तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज द, इट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, अब मैं शेप की अगर बात करूँ तो तुम्हें इस फिगर में शेप कैसी लग रही है? ये जो डायग्राम सा बना हुआ है इसमें शेप देखो बेटा, ये समथिंग ये कुछ ऐसे है ना। तो जैसे लाइक आप ये बनाते हैं ऐसे वाला, ये तो ये भी क्या है? इसकी शेप भी कैसी होती है बेटा? ट्रायंगुलर। हार्ट ऐसे ही बनाते हैं हम कार्ड्स वगैरह में, लाइक ऐसा ही देखा होगा आपने। तो हार्ट की शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर इन शेप होती है। और अगर मैं साइज की बात करूं, हार्ट के साइज की बात करूं, तो हार्ट का साइज बेटा बंद मुट्ठी के जितना होता है। कहा जाता है जिसकी बंद मुट्ठी का साइज जितना होता है, जिसकी मुट्ठी जितनी उसका हार्ट दिल उतना ही बड़ा, है ना। मुट्ठी बड़ी तो दिल बड़ा। तो साइज एज लाइक क्लोज्ड फिस्ट, एज लाइक क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह कितना क्या होता है इसका? बंद मुट्ठी के जितना क्या होता है इसका? साइज होता है। ठीक है, अब मैं इसकी कंपार्टमेंट की बात करूं तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। ह्यूमन का हार्ट कितना होता है बेटा?
4 चैम्बर होता है। अब इस 4 चैम्बर में दो क्या पाई जाती हैं, ऑरिकल्स, दो क्या पाई जाती हैं, ऑरिकल्स, और दो क्या पाई जाती हैं, वेंट्रिकल्स, दो क्या पाई जाती हैं, वेंट्रिकल्स। क्या कहानी समझ में आ गई? अब क्या कहानी है, अब इसके बारे में हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और कर लो, इट शोज रिदमिकली contraction and expansion. It shows rhythmically contraction and expansion. क्या कहानी समझ में आ गई? इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हो गया? तो अब हम शुरू करते हैं हार्ट क्या करता है। तो ये थी हार्ट की एक जस्ट कंस्ट्रक्शन। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट शेप इज ट्रेंगुलर, साइज एज लाइक क्लोज्ड फिस्ट। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है जिसमें से 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। इट शोज रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब आप इस हार्ट को देखिए एक बार, अब आप इस हार्ट को देखिए। इसमें बेटा ये एरो से दिख रहे हैं तुम्हें, ये एरो से विजिबल होगा कुछ। ये देखो, एक ये है, एक ये है बेटा, एक ये है और एक ये है। 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। एक ये ब्लड है और एक इधर से ब्लड आएगा, इसमें शायद ये बनी है, आधा ब्लड आएगा। ठीक है, तो अब ये काम कैसे होता है, अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट। चलो जी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक तुम्हें पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। लो जी, ये हमने बना दिया बेटा एक स्कीमेटिक डायग्राम हार्ट का। अब शुरू करते हैं। मैंने बनाया ये बॉक्स जिसमें बनाए 4 चैम्बर। ये वाला साइड मेरा कौन सा है, लेफ्ट का। ये वाला साइड मेरा कौन सा है, राइट का। यहीं से कहानी शुरू करनी है, यहीं से कहानी शुरू करनी है। और कहानी क्या है, ये है बेटा लेफ्ट ऑरिकल, ये है बेटा लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है जी, और ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वाले साइड हो गए। ठीक है, अब राइट वाला लिख लो। ये है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है। अब होगा क्या, पहले बना लेते हैं यहाँ पर पूरा। ये है लंग्स, ये है लंग्स, और ये है टिश्यू, ये है टिश्यू। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी है क्या, सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन आएगी एल्विलाई में, और उस ऑक्सीजन को एल्विलाई से कौन लेकर के आएगा, Hb लेकर के आएगा अपने साथ, और वो किसको देगा, हार्ट को देगा, और हार्ट आगे पंप करके बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी। तो सबसे पहले लंग्स से कौन सा ब्लड आएगा बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, और उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं। बट लंग्स और किडनी के केस में हमने उल्टा लिखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा लंग्स और किडनी के केस में वेन्स कैरी करती हैं। कौन कैरी करता है, वेन कैरी करती हैं। तो सबसे पहले लंग्स क्या करेंगी, ब्लड भेजेंगी, कौन सा, प्योर ब्लड भेजेंगी। किसके थ्रू भेजेंगी, पल्मनरी वेन के थ्रू भेजेगी, पल्मनरी वेन के थ्रू भेजेगी। ठीक है, किसको भेजेगी, फर्स्ट चैम्बर को, फर्स्ट चैम्बर को, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल। फर्स्ट चैम्बर को ब्लड भेजेगी, और फर्स्ट चैम्बर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों, पहले ये खाली था, अब इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड भर चुका है, स्पेस उसमें नहीं है इतना, ब्लड ज़्यादा आ चुका है, इसमें प्रेशर ब्लड का बढ़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे ही ये एक्सपेंड होगी, ये जो वॉल है, एक ढक्कन लगा हुआ है, एक वॉल्व लगा हुआ है, ये वॉल्व ओपन होगा, जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही इसके अंदर प्रेशर बढ़ा,
जैसे ही इसके अंदर प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल के पास बेटा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सिग्नल आ जाएंगे, भाई अब तेरा खुलने का टाइम आ गया, खुलने का टाइम आ गया। और क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा लेफ्ट ऑरिकल वाला अपना सारा ब्लड किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स, बट सेकंड चैम्बर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, ठीक है। और हाथों हाथ बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्यों क्लोज होगी, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो यही इसका फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल टू, ये क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। हाथों हाथ ये बंद हो जाएगी। अब हाथों हाथ बंद होगी तो क्या होगा बेटा, ये धीरे धीरे भरना शुरू होगा, फिलअप होना शुरू होगा। बट अब ये एक्सपेंड हो चुके हैं तो इसको भी रिलैक्स होना है, इसको भी रिलैक्स होना है, इसको भी रिलैक्स होना है। तो यहाँ पर भी एक वॉल्व लगी होती है, यहाँ पर भी एक वॉल्व लगी होती है जो ओपन होती है और सारा का सारा ब्लड किसको दे देती है, सारा का सारा ब्लड किसको दे देती है, बॉडी के टिश्यूज को दे देती है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, अयोटा। इसका नाम क्या होता है, अयोटा। इट इज द मेन, या मैं कहूँ लार्जेस्ट आर्टरी, इट इज द मेन या लार्जेस्ट आर्टरी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और यहाँ पर जो वॉल्व लगी होती है, जो हाथों हाथ ब्लड भेज करके बंद कर देती है ताकि ये वापस ना आए और यहाँ जो भर गया इसमें मिक्स ना हो जाए, इस वॉल्व का क्या नाम होता है, सेमीलुनार वॉल्व। इस वॉल्व का क्या नाम होता है, सेमीलुनार वॉल्व। क्या कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये था जी बेटा मेरा लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन। लेफ्ट साइड पर क्या हुआ है, सबसे पहले लंग्स से प्योर यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। वो खुलेगा फर्स्ट चैम्बर में। फर्स्ट चैम्बर पहले रिलैक्स पोजीशन में था बट सारा ब्लड उसने किसको दे दिया, फर्स्ट चैम्बर दैट इज लेफ्ट ऑरिकल को दे दिया। अब ये लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, इसके पास एक सिग्नल जनरेट होंगे। लेफ्ट ऑरिकल जैसे ही एक्सपेंड होना शुरू होगा, इसके हार्ट के पास खुद के ही सिग्नल जनरेट होते हैं। पहली बात तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, हार्ट को बेटा बोला जाता है हार्ट इज मायोजेनिक, हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक कौन होते हैं बेटा, मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक कौन होते हैं, मायोजेनिक वो होते हैं जिसका खुद का सिग्नल चलता है, जो किसी और पर सिग्नल के लिए डिपेंड नहीं होते, ठीक है। तो अब यही कंसेप्ट इसमें है। लेफ्ट ऑरिकल जैसे एक्सपेंड हुआ, इसके पास सिग्नल आएंगे बाइकस्पिड वॉल्व के पास, भाई तू खुल जा, तेरा ओपन होने का टाइम हो गया। जैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, लेफ्ट ऑरिकल वाला अपना सारा ब्लड किसको दे देगी, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और हाथों हाथ ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि अब जो यहाँ पे धीरे धीरे फिलिंग हो रही है ब्लड की और ये बैक फ्लो करके मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। अब ये फिलिंग हो रही है, अब जब ये फिल हो जाएगा तो इसको इस टाइम के लिए खाली होना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये क्या करेगा, अब सेमीलुनार वॉल को सिग्नल, सेमीलुनार वॉल के पास सिग्नल आएंगे और ये ओपन होगा। ये सेमीलुनार वॉल्व ओपन होते ही सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, मेन या दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी से, जो कि है अयोटा, कहाँ चला जाएगा, बॉडी के टिश्यू तक, और हाथों हाथ ये सेमीलुनार वॉल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो मेरी बात से क्या समझे कि लेफ्ट साइड पर हमारा कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अगर पेपर में आ गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, तो अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, बना के देखोगे पहले ऐसे ऐसे ऐसे, लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात इतनी सी समझ में आ गया। अब चलते हैं इस साइड पे। अब टिश्यू से कौन सा ब्लड आएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले अब इसका अपोजिट करते जाते हैं। आया किसके थ्रू था ब्लड, अयोटा के थ्रू, दैट इज मेन आर्टरी। जाएगा सबसे पहले किसके थ्रू, वेना कावा, किसके थ्रू, वेना कावा। एंड वेना कावा इज द मेन और लार्जेस्ट वेन, मेन और लार्जेस्ट वेन। क्या समझ में आ गई बात, क्या बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अब सारा कंसेप्ट इसका अपोजिट चलेगा। कैसे, जैसे ही वेना कावा से आई, कहाँ पर आई, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आई। अब लेफ्ट ऑरिकल दैट इज जो थर्ड चैम्बर है वो एक्सपेंड, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, ये एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंड होगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अब इसको रिलैक्स होना है तो यहाँ पर एक वॉल्व लगी होती है, जैसे यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व थी, इस वाली वॉल्व का नाम क्या होता है, इस वाली वॉल्व का नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व।
इस वाली वॉल का नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल। और ये ट्राइकस्पिड वॉल क्या होगी, ओपन हो जाएगी और हाथों हाथ सारा ब्लड राइट ऑरिकल से किसके पास आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास। अब क्योंकि आगे प्रोसेस चलते रहने हैं ना, तो उनको जरूरत है स्पेस की। अब राइट वेंट्रिकल के पास जैसे ही ब्लड आएगा, ये वाली क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्व बंद हो जाएगी। दैट इज सेम, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। ठीक है, सेम टू सेम। फिर अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल किसको ब्लड देगी, लंग्स को। लंग्स से आया किसके थ्रू ब्लड था, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लंग्स के पास जाएगा किसके थ्रू ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। जिस तरह से यहाँ पर भी सेमिलुनार वॉल्व लगी हुई थी, यहाँ पर भी सेमिलुनार वॉल्व लगी है, जो हाथों हाथ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो हाथों हाथ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये है जी बेटा हमारा कंसेप्ट वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये लेफ्ट साइड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ये राइट साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। यहाँ पर बेटा एक मसल की वॉल बनी होती है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वालों को क्या रखती है, सेपरेट रखती है। और इसका नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है बेटा सेप्टम या सेप्टा। इसे बोला जाता है सेप्टम। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, इट सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी। और अगर ये नहीं होगी तो दोनों की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग। जिससे क्या होगा बेटा, मिक्सिंग होने से बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा बॉडी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब हम पढ़ते हैं कि इसको सिग्नल किसने दिए, खुलने और बंद होने के लिए इनको सिग्नल किसने दिए हैं। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक स्पेशल सिग्नल जनरेट करने के लिए लगा होता है, इसको बोलते हैं बेटा SA नोड। इसको बोला जाता है SA नोड। यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होंगे, ये सिग्नल किसको भेजेगी, नेक्स्ट को, दैट इज इसका नाम होता है, इसका नाम होता है AV नोड। क्या नाम होता है, AV नोड। और AV नोड फिर बाइकस्पिड वॉल को सिग्नल भेजेगा, भाई तो खुल जा। तो इसके खुद के सिग्नल है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, मायोजेनिक। ठीक है, और SA नोड को ही क्या बोला जाता है, SA नोड को ही क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये MCQs में आ सकता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर सकता है। तो ये थी जी बेटा हमारी कंप्लीट वर्किंग ऑफ हार्ट। अब ये कंप्लीट वर्किंग ऑफ हार्ट तुम्हें एक स्लाइड पर समझ में आ रही है, बट पेपर में हम इसको लिखने बैठेंगे ना थ्योरी में, तो बहुत ज़्यादा लेंथी बनता है। तो अच्छे से पूरा का पूरा कंसेप्ट लिख के आना, ताकि पेपर चेक करने वाले को कोई दिक्कत ना आए। भी बच्चे ने आधी अधूरी बात लिखी है, तुम्हें पता है तो तुम सारा लिख के आओ, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए इसमें। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट। तो अब मुझे बताओ, अच्छा मैं नेक्स्ट हमारा क्या था, हार्ट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हार्ट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ साउंड ऑफ हार्ट इज प्रोड्यूस। हार्ट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने क्या सुना हुआ है, धक 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 धक। एक्चुअल में वो धक 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 नहीं होती, वो बेटा साउंड क्या होती है, लब डब लब डब लब डब, ये साउंड होती है, ये साउंड होती है। अब इस कंसेप्ट को समझना, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। हाथों हाथ ये क्या होंगी, बंद। ठीक है, हाथों हाथ दोनों क्या होंगी, बंद। दोनों के बंद होने पे, दोनों के एक साथ बंद होने पर फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज लब। तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। समझ में आ गया, समझ में आ गया मैम। अब दोनों ने ब्लड दे दिया अपने अपने रिस्पेक्टिव आर्टरी को, दोनों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल को क्या दे दिया, ब्लड दे दिया। अब इन्होंने भी बंद होना है। तो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है जब सेमिलुनार वॉल्व बंद होती है, दैट इज डब। तो डब इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। मैंने पहले बताया है, दोनों काम बेटा पैरेलल चलते हैं, दोनों प्रोसेसेस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का पैरेलल चलता है। तो दोनों के साथ ही हमारी क्या साउंड प्रोड्यूस होती हैं, लब डब लब डब लब। समझ में आ गया, वहाँ भी सेमिलुनार है तो हमने सिंगल नाम लिख दिया। क्या यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। इसकी बेटा जो हार्ट की वॉल होती है, हार्ट की वॉल थोड़ी सी ना ऐसे थिक होती है, जो इसको उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये जो हार्ट की वॉल होती है जो थिक है, ठीक है, ये हार्ट की वॉल का क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम।
मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हार्ट, इसको बोला जाता है मायोकार्डियम। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है जी हमारा कंप्लीट हार्ट के बारे में, कंप्लीट हार्ट के बारे में। अब कंसेप्ट को समझना ध्यान से। ये हमारा हार्ट है, विजिबल है, ये दोनों ऊपर वाले हैं ऑरिकल के पार्ट राइट और लेफ्ट के, ये वाले दोनों पार्ट है वेंट्रिकल के पार्ट। इसने ब्लड किसको देना है? टिश्यू को। इसने ब्लड किसको देना है? लंग्स को। गया तो हार्ट से ही, और हार्ट क्या करती है? हाई प्रेशर से पंप करती है, हाई प्रेशर से पंप करती है। इसीलिए बेटा ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये थोड़ा सा थिक बनाया है, ये वाला पोर्शन थिक बनाया है और ये वाला थिन बनाया है। अब कंसेप्ट समझना क्या है। अब कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि आर्टरीज और वेन्स के कंसेप्ट में बात करते हैं पहले। आर्टरीज और वेन्स बेटा ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें से आर्टरीज थिक है और वेन्स थिन है। ठीक है जी। अब मैं बात करती हूँ चैम्बर के रिस्पेक्ट में। चैम्बर दो हैं, कौन कौन से? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स नीचे वाले हैं, तो इस केस में वेंट्रिकल थिक हैं और ऑरिकल थिन है। क्यों है ये? है मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, क्योंकि दोनों ने क्या करना है? हार्ट से ब्लड कैरी करवाना है और हाई प्रेशर से करवाता है पंप, इसीलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक। और ये वाला क्वेश्चन PYQ है, जस्ट अभी रिसेंटली, अभी इस वाले में ही आया था 2025 के CBSE बोर्ड में, और ये री में आया था, ये री वाले कंसेप्ट री वाले में आया था, इसी के ही CBSE में। तो ये दोनों कंसेप्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हमारा जो पार्ट होता है वो 80% कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन की किस तरीके से होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम से और लिम्फेटिक सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड के दो कंपोनेंट पढ़े हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और फिर पढ़े हैं सारे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ी है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक्शन कंप्लीट पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ा है हार्ट के बारे में, कंप्लीट हार्ट की वर्किंग पढ़ ली है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ तक का कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डबल सर्कुलेशन की तरफ। अब इस कंसेप्ट को समझो बेटा। एक साइकिल किसको कहते हैं? एक सर्कुलेशन, साइकिल किसको कहते हैं? जिसमें एक जगह से ब्लड चल करके उसी जगह पर पहुंच जाए, दैट इज वन साइकिल। अब इसको देखो, लंग्स से ब्लड चालू हुआ, ठीक है मैम, लंग्स से ब्लड चालू हुआ, हार्ट में आया, बॉडी के पार्ट्स तक गया, हार्ट में आया, फिर लंग्स तक पहुंचा। तो लंग्स तक आने में हार्ट में से ब्लड कितनी बार गया? एक बार ऑक्सीजनेटेड गया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड गया, 2 बार गया। इसीलिए इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है बेटा? डबल सर्कुलेशन। इट इज द सर्कुलेशन और प्रोसेस in which blood passes from the heart twice in a cycle। एक साइकिल में जब हार्ट में से ब्लड 2 बार पास हो तो उसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया? अब देखो मैम, एक बार तो ब्लड गया है लंग्स से हार्ट में, एक बार ब्लड गया है बॉडी से हार्ट में, 2 बार गया। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन बेटा 2 में डिवाइड होती है। 2 में कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स के लिए मैम। तो अगर ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ जा रहा है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और अगर ब्लड टिश्यू से या सिस्टम से बॉडी के से हार्ट की तरफ जा रहा है तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और बोथ मिलकर के क्या बनाते हैं? डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। तो यहीं पर हमारा ये हो गया
तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है, इसको एक बार मैं फिर बताऊंगी। यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, अब कंसेप्ट को समझो। अगर बेटा डबल सर्कुलेशन ना होती, एक बार प्योर और एक बार इम्प्योर ब्लड ना आता, तो सेपरेशन मिक्सिंग हो जाती, मतलब कि ये सेपरेट ना रह पाता तो मिक्सिंग हो जाती है, और जब मिक्सिंग होगी तो बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए डबल सर्कुलेशन जरूरी है। इट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो गया मैम। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड की मिक्सिंग से भी बचाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। और क्या करेगा ये, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपकी क्लास में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा हो गया बेटा डबल सर्कुलेशन कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। अब इसको यही इसके नेम से समझो, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, और प्रेशर कहाँ लगता है, ऑब्वियसली आर्टरीज में, ठीक है, क्योंकि ब्लड यहीं पे पंप होगा। हार्ट ने तो यहीं से ही करना है ओनली, है ना, हार्ट से तो यहीं करना है, ठीक है। प्योर ब्लड का यहाँ पे याद रखना, हार्ट तो यहाँ भी कर रही है बट प्योर ब्लड का। तो प्योर ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है मेन आर्टरी पे, उसे क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया कंसेप्ट। द प्रेशर exerted by blood in the किस पे, मेन आर्टरी या आयोटा पर, उसे बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब बेटा प्रेशर तो कम भी हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है ना, प्रेशर मैक्सिमम भी हो सकता है, प्रेशर मिनिमम भी हो सकता है। तो उसके बेस पर क्या बनता है बेटा, दो तरह के प्रेशर बनते हैं, एक है सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकेंड वन इज डायास्टोलिक प्रेशर। अब ये क्या चीज़ है, अब इसको समझो, ये क्या चीज़ है डायास्टोलिक प्रेशर। अब ये क्या, सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल ने किसको ब्लड दिया, आयोटा को। आयोटा ने अभी टिश्यू को ब्लड नहीं दिया, तो इस टाइम पर ब्लड इसके पास ज़्यादा है, इस टाइम पर ब्लड इसका ज़्यादा है, तो उस प्रेशर को बोलेंगे बेटा सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। अब इसने ब्लड टिश्यू को दे दिया, तो अब ये रिलैक्स स्टेट में आ गई, अब इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, अब धीरे धीरे आगे से आएगा, तो उस प्रेशर को मैं क्या बोलूँगी, डायस्टोलिक प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर इन द किसमें, लार्जेस्ट आर्टरी इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है मैम। एंड द मिनिमम प्रेशर इन द लार्जेस्ट आर्टरी या आयोटा, कुछ भी हम लिखना चाहें, इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। कितना होता है मैक्सिमम प्रेशर, 120 mm ऑफ Hg के रेफरेंस पे इसको मेजर किया जाता है। एंड मिनिमम कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। और एक बार बोर्ड्स में MCQ में पूछा गया था, इनकी रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो रिप्रेजेंटेशन इनकी होती है 120 बाय में 80 mm ऑफ Hg, 120 बाय में 80 mm ऑफ Hg। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा है तो उसे हाई बीपी है, 80 से कम है तो उसे लो बीपी है। और बीपी मेजरमेंट करने की मशीन को क्या बोला जाता है, आपने देखा होगा, एक बैंड सा बाजू पे लगा देते हैं, आर्म पर लगा देते हैं, और एक पंप से उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे वो वहाँ का जो पारा वगैरह होता है, मरकरी का होता है, वो ऊपर नीचे चढ़ता है। तो उस मशीन को क्या बोला जाता है, उस मशीन को बोला जाता है मैम स्फिग्मोमैनोमीटर।
तो ये था जी हमारा कंप्लीट कंसेप्ट हाई ब्लड प्रेशर का, और जिसका मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है 120 से ऊपर चला जाता है उसको किसकी प्रॉब्लम है, हाई बीपी की, और हाई बीपी को ही क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन के नाम से भी अगर पेपर में आ जाए तो हम ये कंसेप्ट लिख करके आएंगे। कर लो नोट डाउन। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो यहाँ से हमारा आई थिंक हाँ, यहाँ से हमारा बेटा सर्कुलेटरी का जो पूरा कंप्लीट कंसेप्ट था आपका 10th के अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन चलती है बेटा कौन से सिस्टम से, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो करता है। ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट है, लिम्फ को फ्लो करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स की या लिम्फ वेसल की रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में ये लिम्फ है क्या, अब इस कंसेप्ट को समझो। सुनो, आर्टरीज है थिक होती है, वेन्स क्या है, थिन है, ठीक है, और कैपिलरीज क्या होते हैं, ये तो यहाँ आर्टरी और यहाँ वेनर मान लो ये कैपिलरी है। कैपिलरी एक बेटा पेन के रिफिल की तरह बिल्कुल पतली सी फाइन ट्यूब होती है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, आर्टरीज ने इसको प्रेशर दिया, ब्लड इसमें भेजा, कैपिलरी में ब्लड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब जब बेटा इस छोटी सी ट्यूब में मैं ब्लड को भेजूंगी तो इसके अंदर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बट मैं चाहती हूँ कि सटल मूवमेंट हो, सडन मूवमेंट हो ब्लड की। तो इस कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर मैं इस ट्यूब में छोटे छोटे पोर क्रिएट कर दूं तो यहाँ से कोई चीज़ निकलेगी जो इसके प्रेशर को क्या कर देगी, नॉर्मल कर देगी, नॉर्मल कर देगी। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ बोलते हैं। कंसेप्ट समझना, आर्टरीज ने ब्लड इसको दिया, कैपिलरीज की ट्यूब क्या है, फाइन, कैपिलरीज की ट्यूब के ऊपर बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कैपिलरीज की ट्यूब के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर क्या करते हैं, एक तो ब्लड के प्रेशर को सेटल करती है, सेटल उसकी मूवमेंट करवाती है। दूसरा क्या करवाती है, कुछ सब्सटेंस को ब्लड में से इस पोर के थ्रू बाहर निकाल देती है, इस पोर के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। और जो पोर के थ्रू सब्सटेंस बाहर निकलता है उसे ही क्या बोला जाता है बेटा, लिम्फ बोला जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। समझ में आ गया। अब ये लिम्फ क्या होता है, अब मैम आपने तो बताया था कि ये लिम्फ तो वाइट कलर का है, कलरलेस है, बट निकला तो ब्लड का ही कंपोनेंट है, निकला तो ब्लड का ही कंपोनेंट है। तो फिर मैम रेड क्यों नहीं है, रेड क्यों नहीं है, क्योंकि अब सुनो, ब्लड के पास आरबीसी है, आरबी का साइज बड़ा है, आरबीसी का साइज बड़ा है, बट ये पोर्स बहुत छोटे हैं। तो इसमें से बेटा ब्लड तो बाहर निकलता है बट आरबीसी अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है, आरबीसी अंदर ही रह जाते हैं। तो बेटा जो लिम्फ बनता है ना, ब्लड माइनस का आरबीसी बनता है, ब्लड माइनस का आरबीसी बनता है। इसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो ये किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम कौन करता है, हमारा लिम्फ करता है। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब सुनो, ये एक लिम्फ वेसल है, यहाँ पर लिम्फ फ्लो कर रहा है, ये एक लिम्फ वेसल है, इसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है, ये एक लिम्फ वेसल है, यहाँ पर लिम्फ फ्लो कर रहा है। तो ये बेटा एक जगह पर आके मिलते हैं सारे, ये एक जगह पर आके मिलते हैं, और जिस जगह पर आकर के ये मिलते हैं, जिस जगह पर ये आकर के मिलते हैं, यहाँ एक गांठ बना लेते हैं, गठान बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड, जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड। और रास्ते में जितने भी इनको बैक्टीरिया मिलते हैं वो उनको किल करते आते हैं, बिकॉज इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ WBC इन इट। तो रास्ते में क्या करते हैं, ये सारे बैक्टीरियाज वगैरह को किल करते आते हैं, और ये सारे लिम्फ वेसल्स मिला करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो कुछ सब्सटेंस हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है और कुछ सब्सटेंस हमारा लिम्फ ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, क्या यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। तो अब हमारा हार्ट वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूँ, ब्लड प्रेशर, उसके बाद पल्स जो मेज़र करते हैं वो हम रिस्ट से मेज़र करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। तो यहाँ तक का हमारा हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हार्ट्स ऑफ एनिमल। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के एनिमल के पास डिफरेंट तरह का हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हम किस एनिमल के पास कौन से तरह का हार्ट पाया जाता है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैमल्स और बर्ड्स की, बर्ड्स एव्स होती हैं, इसके अंदर बर्ड्स आती हैं सारी, इनके अंदर बेटा 4 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है। इनके अंदर बेटा 4 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है, जिसमें से 2 क्या होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। एम्फीबियन, जिसकी वजह से इनका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करूं तो इनके पास बेटा 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इनके पास 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक इसके पास वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल, दोनों ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल को ब्लड देंगे, प्योर भी एक में आएगा, इम्प्योर भी, तो दोनों की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग होने की वजह से इनका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहता। एंड रेप्टाइल्स और फिशेस की बात करूं तो इनमें क्या होता है बेटा, सॉरी रेप्टाइल तो उसमें आ गया। फिशेस की अगर मैं बात करूं तो फिशेस में बेटा 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एक ऑरिकल, 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल, 1 इज वेंट्रिकल। समझ में आ गया? तो ये था जी बेटा हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल के डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट, डिफरेंट चैम्बर ऑफ हार्ट। बस इतना से कंसेप्ट पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि किस ऑर्गन और एनिमल के पास कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज जो तुम्हारे पेपर में आने के लायक है सारी एक्सप्लेन करवा दी है मैंने। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, किस एनिमल के पास कितना चैम्बर हार्ट है वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। अब हमें पता है कि प्लांट्स के पास कोई भी ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, हार्ट नहीं होता है ना, तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उनके पास एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है और उस सिस्टम को बोलते हैं क्या, वेस्क्यूलर सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है मैम, वेस्क्यूलर सिस्टम बोला जाता है। ये वेस्क्यूलर सिस्टम के पास 2 चीजें होती हैं, क्या, एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम, और दोनों को ही मिला करके क्या बोला जाता है, वेस्क्यूलर बंडल या वेस्क्यूलर टिश्यू, या वेस्क्यूलर टिश्यू। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है जी। अब प्लांट को किसी ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको तो बस पानी मिल जाए, थोड़ा बहुत मिनरल्स मिल जाए ग्रोथ वगैरह करने के लिए, और खाना मिल जाए, उनका काम इतना है, सिंपल सी लाइफ है, ना कोई शोशेबाजी, तो सिंपल सी लाइफ है उनकी। उनको थोड़े से चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारी तरह नहीं है हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। तो उनका काम सिर्फ 2-3 चीज़ों से चल जाता है, तो 2-3 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जाइलम और फ्लोएम इनफ है। तो अब ये जाइलम और फ्लोएम होते क्या है, अब हम इनमें डिफरेंस समझते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, ये डिफरेंस इस बार जो सीबीएसई का री वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो काफ़ी इजी है, बहुत अच्छे मार्क्स लिए बच्चों ने। जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज़ द कंडक्टिंग टिश्यू, है तो सारे कंडक्टिंग टिश्यू भी इसको बोल सकते हैं। इट इज़ द कंडक्टिंग टिश्यू it is the conducting tissue which helps in the transportation of क्या, water and minerals, which helps in the transportation of water and minerals। और इसमें भी क्या है, it is the conducting tissue which helps in the क्या ये, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, फूड। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा, पानी कहाँ आता है, रूट से सॉइल में, सॉइल से रूट्स में, रूट से अदर पार्ट तक जाता है, तो इट ट्रांसपोर्ट water from roots to other parts of the plant, roots to other parts of the plants। हो गया मैम। और ये क्या करेगा, खाना कौन बनाता है, लीव्स, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर के हैं। क्यों ग्रीन कलर के हैं, पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट उसके पास प्रेजेंट है, तो इट ट्रांसपोर्ट फूड कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। समझ में आ गया? ठीक है।
रूट्स बेटा सिर्फ बॉटम में है, रूट सिर्फ बॉटम में है, तो इसको सिर्फ नीचे से रूट से ही पानी ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे पानी नहीं आ सकता। तो इसका फ्लो जो रहता है, फ्लो बेटा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यूनि डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि इनको रूट से पानी भेजना होता है, तो फ्लो इज यूनि डायरेक्शनल। और इसका फ्लो बेटा बाई डायरेक्शनल रहेगा, बिकॉज कुछ लीव्स नीचे भी होते हैं, तो फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। तो ये तुम्हें तीनों पॉइंट इसके रटे होने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया? समझ आने के बाद इसको रटो, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया? करो एक बार नोट। अब हम चलते हैं, सबसे पहले एक एक इनके कॉन्सेप्ट को, सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं। जाइलम, व्हाट इज जाइलम? जाइलम एक्चुअल में होता क्या है? जाइलम इज द कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम इज द कंडक्टिंग टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट हैव 4 कंपोनेंट्स, इट हैव 4 कंपोनेंट्स। जाइलम के पास बेटा 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से? जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ठीक है मैम। सेकंड नंबर पर होता है ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स। थर्ड नंबर पर होता है क्या? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ नंबर पर क्या है? जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। अब इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ है। तो 4 कंपोनेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट बन के आता है कि कौन कौन से कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट है इसके, जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। यहाँ से सेकंड एमसीक्यू क्या मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि इसमें बेटा जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, सिर्फ ये अकेला लिविंग होता है, सिर्फ ये अकेला लिविंग सेल के बना होता है, बाकी सारे बेटा डेड सेल से बने होते हैं, बाकी सारे डेड सेल से बने होते हैं। ये एमसीक्यू तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं हम जाइलम फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज जाइलम वेसल। अब इनका स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। ये है हमारा जाइलम वेसल, ठीक है? सारी ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और दोनों एंड इसके क्या है? ओपन है, ठीक है मैम। इसके साथ ही क्या लगी होती हैं? इसके साथ ही एक टेपर, वो क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब है। इसके साथ ही एक क्या लगी होती हैं? एक टेपर ट्यूब लगी होती है, जिसे बोलते हैं टी से टेपर, टी से ट्रैकीड्स, ठीक है मैम। इसके साथ ही क्या लगी होती हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जो फूड स्टोरेज का काम करती हैं इसके लिए। तो इसके साथ ही क्या लगी हुई है? जाइलम पैरेन्काइमा। और इसके साथ ही एक डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है? हो गया याद? अब होगा क्या, सुनना अब ध्यान से। अच्छा, जाइलम वेसल क्या करता है बेटा? जाइलम वेसल की जो सेल वॉल है ना, वो किससे बनी हुई है? वो किससे बनी हुई है? एक सब्सटेंस से बनी हुई है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। और इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी हुई है। इट हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। तो जाइलम वेसल के बारे में सुनो। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब जॉइंड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग ट्यूब जॉइन एंड टू एंड, बोथ द एंड ऑफ द ट्यूब्स आर ओपन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किससे? डेड सेल से। इट हैव लिग्निफाइड सेल वॉल मेड अप ऑफ डेड सेल। लिग्निन क्यों? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हो ट्रैकीड की। समथिंग इस तरह का ट्रैकीड का स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर बेटा ये होल प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इसकी दोनों एंड क्या है? क्लोज है, दोनों एंड क्या है? इसकी क्लोज है, दिख रही है? तो इट हैज अ टेपर्ड स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेपर्ड। टेपर्ड, टेपर्ड का मतलब क्या होता है? टेपर्ड का मतलब क्या होता है? तिरछा, तिरछा। इट हैव टेपर्ड स्ट्रक्चर ऑफ विच बोथ द एंड्स आर क्लोज, ऑफ विच बोथ द एंड्स आर क्लोज। तो पानी कहाँ से निकलता है? पानी कहाँ से निकलता है? इसके सरफेस के ऊपर ये इस तरह से ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पिट्स। यहाँ से पानी निकलता है, जैसे पाइप है उसमें होल्स हो चुके हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। समझ में आ गया? तो मैम जाइलम वेसल भी पानी कैरी करवा रहे हैं, ट्रैकीड्स भी पानी कैरी करवा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में यही फ़र्क है कि जाइलम वेसल बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर कैरी करवाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होता है? जिसमें फूल उगते हैं, फूल उगाने के लिए पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये जो ट्रैकीड्स होते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग एंड में
नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स कैरी करवाते हैं, जिसमें झाड़ वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ सी, उसमें पानी की कम रिक्वायरमेंट है, तो पिट्स से उनका काम चल जाता है, पिट्स से उनका काम चल जाता है। क्या दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए? जाइलम ये तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है हमारी फाइबर, ठीक है, डेड है, सपोर्ट देगी जस्ट ओनली, और पैरेन्काइमा लिविंग है तो फूड स्टोर करके रखेगा, किसके लिए? जाइलम वेसल के लिए। क्या यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं कि जाइलम वेसल तो हमें समझ में आ गया, जाइलम वेसल तो अब हमें समझ में आ गया। अब हमने पढ़ना है कि किस तरह से पानी ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट की बॉडी में। पूरे प्लांट की बॉडी में, ये देखो ये पिट्स हैं इसके, पूरे प्लांट की बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर। अब हम समझते हैं इस कंसेप्ट को। चलो देखो, तुम्हें इसके लिए 3 एक्शन समझने पड़ेंगे पहले। 3 एक्शन कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन बेटा, एक फर्स्ट एक्शन कौन सा होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल या इसे बोलते हैं सक्शन पुल, सक्शन पुल इससे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड नंबर पर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है अभी समझाऊंगी सारा। कैपिलरी एक्शन में 2 कंसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ने हैं, कोहेशन, कोहेशन एंड अधेशन, कोहेशन एंड अधेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। चलो देखो, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये इसकी शूट पार्ट है, ओके, ये इसका रूट पार्ट है, ये इसका रूट पार्ट है। रूट्स की क्या निकली हुई हैं? रूट हेयर्स, ओके जी, रूट के क्या है? रूट हेयर्स, ये है रूट हेयर्स। अब ये करेंगी क्या? ठीक है, सबसे पहले हमारा जो वाटर है वो कहाँ आएगा? सॉइल में। सबसे पहले वाटर कहाँ आएगा? सॉइल में। वाटर के साथ साथ में क्या मिल के आएगा? मिनरल्स भी मिल के आएंगे। वाटर के साथ मिल के क्या आएंगे? मिनरल्स भी मिल के आएंगे। तो वाटर कंटेनिंग मिनरल्स को क्या बोलते हैं बेटा? सैप बोला जाता है। वाटर कंटेनिंग मिनरल्स को क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमें कंसेप्ट समझना होगा, 3-4 स्टेप लगते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बेटा रूट हेयर, जो हेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रूट हेयर क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल टिश्यू की एक्सटेंशन होती है, जस्ट इतनी सी बात समझनी है। ये मान लो क्या है? रूट हेयर है। ये क्या है? मान लो रूट हेयर है, इसको एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करेगा? 1 2 3 और उसके बाद स्टेम को पानी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी किस चीज़ की, समझो। सबसे पहले रूट हेयर ने वाटर में से सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। इसने सबसे पहले एपिडर्मिस टिश्यू है, ये क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस के पास पानी चला गया, एपिडर्मिस क्या देगी? आगे पानी देगी। उसका क्या नाम क्या है? रूट कॉर्टेक्स। उसका नाम क्या है? रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स अगले को पानी देगा। अगली कौन सी है? अंदर वाली। और अंदर वाली को क्या बोलते हैं बेटा? एंडोडर्मिस। अंदर वाली को क्या बोला जाता है? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस क्या देगी? अगले को पानी देगी, मतलब कि रूट के जो जाइलम है उनको पानी देगी, और जाइलम रूट के सारे पानी को सारे रूट में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो कंसेप्ट था रूट का। सबसे पहले मिट्टी में से रूट हेयर्स पानी को अब्जॉर्व करेंगे, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। वो किसको देंगे? हमारे रूट कॉर्टेक्स को पानी देंगे। रूट कॉर्टेक्स अंदर वाली लेयर दैट इज एंडोडर्मिस को पानी देगी, और एंडोडर्मिस फर्दर रूट जाइलम को पानी देंगे, और उस रूट जाइलम से पूरे रूट में पानी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस रूट जाइलम से पानी कहाँ जाना है? स्टेम की तरफ जाना है। चलो अब इसको समझो। अब स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है? जाइलम। अब स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है? जाइलम वेसल प्रेजेंट है। जाइलम वेसल बेटा एक पतली सी ट्यूब बना रही है, जिसे मैं बोल रही हूँ कैपिलरी, जिसे मैं बोल रही हूँ कैपिलरी। अब समझना ध्यान से, यहाँ पानी अभी ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर की अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पर वाटर की अमाउंट कम है, तो पानी क्या होएगा? डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज होगा, स्टेम के जाइलम वेसल इस पानी को खींचेंगे अपनी तरफ खींचेंगे। खींचने को मैं क्या बोल रही हूँ? पुल लगाएंगे, ओके जी। ग्रेविटी किस साइड लगती है? नीचे की तरफ। पानी किस साइड खींचा जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा सक्शन पुल। सक्शन मतलब खींचना या ट्रांसपिरेशनल पुल, इसमें पानी का यूज हो रहा है। क्या यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? आया समझ में। कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी बन गई। अब कोहेशन और अधेशन क्या होता है? कोहेशन क्या होता है बेटा? अब वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 5 6, बहुत सारे हैं। ये कोहेशन वो फोर्स होती है जो सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका करके रखती है। वो फोर्स जो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ स्टिक करवा करके रखती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल डाला, सारे स्टिक होके चले गए, बट कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे भी रह जाते हैं, ठीक है। वो जो सरफेस पे रहते हैं वो किस फोर्स की वजह से रहते हैं? अधेशन। स्टिक टू द
स्टिक टू द सरफेस, वो किस वजह से रहते हैं? अधेसिव फोर्स की वजह से रहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बहुत सारा पानी कोहेशन फोर्स की वजह से इसमें जाएगा, सारे एंड्स ओपन है तो आगे आगे ट्रांसपोर्ट होता जाएगा और पूरे स्टेम के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टेम से पानी कहाँ जाएगा? लीव्स में। लीव्स के पास क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा पानी को क्या कर लेगी? ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा पानी ले लेगी और किसकी काम करवा देगी? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला देगी। तो क्या आपको ये पूरा मैकेनिज्म वाटर का समझ में आया? किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है? सबसे पहले रूट से शुरू होगा काम। रूट के रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, रूट हेयर देंगे, रूट की कॉर्टेक्स वो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, फिर एंडोडर्मिस को, और फिर रूट के जाइलम को पानी दिया जाएगा। रूट का जाइलम के अंदर अब वो जाएगा पानी स्टेम के जाइलम के वेसल के अंदर। स्टेम का जाइलम वेसल जो है वो जाइलम वेसल एक पतली सी ट्यूब है, इसे बोला जा रहा है कैपिलरी। तो अब ये कैपिलरी का एक्शन चालू होगा। कैपिलरी एक्शन क्या करेगी? इस पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, दैट इज सक्शन पुल। और इसको खींचने के लिए उसको एनर्जी लगेगी, अपोजिट साइड में चलेगा तो एनर्जी लगेगी, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होगी। ठीक है, अब कोहेशन फोर्स लगेगी जो सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ स्टिक करवा के रखेगी, और फिर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ जाएगा वो किसकी वजह से आएगा? अधेसिव फोर्स की वजह से। रहा तो उसके पास ही। तो इस तरह से पूरे स्टेम में क्या हो जाएगा? जाइलम वेसल के थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और फिर कहाँ चला जाएगा? लीव्स में। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा किसका था? पूरे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स का। नोट डाउन कर लो। हो गया? हो गया। नेक्स्ट चलें। तो यहाँ से हो गया हमारा जाइलम कंप्लीट। नेक्स्ट इज फ्लोएम। तो जाइलम ने कैसे ट्रांसपोर्ट करवाया, हमने एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं कि फ्लोएम कैसे काम करवाती है। फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम किसका है? हमारे फ्लोएम का। ठीक है जी। अब सेम टू सेम एज लाइक ऑफ जाइलम, फ्लोएम के पास भी कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। जिस तरह से जाइलम वेसल में जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सारे डेड थे, इसके अंदर बेटा फाइबर डेड है, बाकी सारे लिविंग। फाइबर डेड है, बाकी सारे लिविंग है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसका डायग्राम, देखो जरा। ये फ्लोएम का फर्स्ट है, दैट इज सीव ट्यूब, या मैं इसको, वही सारी जुड़ी होती हैं, सीव ट्यूब, या मैं इसको बोलूँगी फ्लोएम ट्यूब। सीव ट्यूब, या मैं इसे बोलूँगी फ्लोएम ट्यूब। समझ में आ गया? समझ में आ गया मैम। इसके अराउंड कुछ प्लेट्स लगी होती हैं, इसके अराउंड कुछ प्लेट्स लगी होती हैं परफोरेटेड, जैसे छाननी नहीं होती, छलनी, उस तरह की। इनको बोलते हैं बेटा सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स परफोरेटेड वॉल होती है इसकी। ठीक है, इसके पास किसी तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड नंबर पर इसके फ्रेंड्स कौन से होते हैं? कंपेनियन सेल। सेकंड नंबर पर इसके कंपोनेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? कंपेनियन सेल, इसके साथी हैं। तो ये है हमारा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। ठीक है, हो गया कंपेनियन सेल। उसके बाद कौन है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर हमारे कौन से होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। लिविंग है तो खाना बनाएंगे, खाने को स्टोर करेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और उसके बाद डेड टिश्यू, डेड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइबर। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? तो अब ये काम कैसे करेंगे, अब हम इसके बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक आई थिंक यही है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन वाटर। अब इसको देखो, मैं दोबारा बनाती हूँ। सीव या फ्लोएम ट्यूब, ठीक है मैम। परफोरेटेड वॉल्स, सीव प्लेट्स, ओके मैम, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। कंपेनियन सेल, ओके मैम। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फूड बनाएंगे, फूड स्टोर करेंगे। और इसके अलावा इसके पास क्या होता है? फ्लोएम फाइबर, दैट इज डेड। इतने समझ में आ गई बात। अब होगा क्या? इसमें से खाना किसने बनाया? फ्लोएम पैरेन्काइमा ने बनाया। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के पास प्रेजेंट होता है, क्लोरेन्काइमा की हेल्प से ये खाना बना लेंगे और खाने को स्टोर कर लेंगे। इसको खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो कौन ला करके देगा? कंपेनियन सेल। तो इट प्रोवाइड, कंपेनियन सेल का फंक्शन लिखेंगे हम, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, इट प्रोवाइड raw materials to mesophilic cell. It provide
रॉ मटेरियल्स टू मीजोफिलिक सेल। मैम अब ये मीजोफिलिक सेल क्या है? मीजोफिलिक सेल होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक सेल जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नाम के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो मीजोफिलिक सेल को ही फोटोसिंथेटिक सेल बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपेनियन सेल ने इसको रॉ मटेरियल ला करके दिया जो इसको चाहिए, इसने पैरेन्काइमा ने खाना बना लिया। पैरेन्काइमा ने जैसे ही खाना बनाया, यहाँ पर खाने की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर खाने की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर खाने की अमाउंट कम है, तो डिफ्यूजन होगी और सारा खाना कहाँ आ जाएगा, सीव ट्यूब में आ जाएगा। सारा खाना कहाँ एंटर कर जाएगा, सीव ट्यूब में एंटर कर जाएगा, ठीक है जी। सीव ट्यूब में एंटर कर गया और साथ में हमारे पास जाइलम वेसल भी चल रही है, साथ में हमारे पास जाइलम वेसल भी चल रही है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, साथ में ही जाइलम वेसल चल रही है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर बेटा क्या होगी, इसके अंदर बेटा कंसंट्रेशन आ गई किसकी, फूड की। येलो कलर से मैं बना रही हूँ, इसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी आ गई बेटा, फूड की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है मैम। इसके अंदर बेटा किसकी कंसंट्रेशन आ गई, मैं यहाँ बना देती हूँ। इसके अंदर कंसंट्रेशन अब किसकी आ चुकी है, अमाउंट किसकी बढ़ चुकी है, फूड की अमाउंट बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ ही एक ट्यूब फ्लो कर रही है जाइलम वेसल जिसमें पानी है, जिसमें से पानी निकल करके कहाँ आ जाएगा हमारा, जिसमें से हमारा पानी निकल के कहाँ आ जाएगा, सीव ट्यूब में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई। यहाँ पे 2-3 बना देते हैं, याद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब वाटर की और जो खाना बना था शुगर, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यहाँ पर बेटा प्रेशर लगेगा ज़्यादा, प्रेशर लगेगा तो ये सीव प्लेट से पानी छन करके, खाना छन करके आएगा नेक्स्ट सीव ट्यूब में, नेक्स्ट सीव ट्यूब में ड्यू टू डिफ्यूजन। और यहाँ पर अब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और पहली वाली जगह पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। फिर यहाँ से निकल के जाएगा नेक्स्ट सीव ट्यूब में, नेक्स्ट सीव ट्यूब में और नेक्स्ट सीव ट्यूब में। तो ये वाला इस तरह से खाना क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स से हार्ड पार्ट तक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूँगी बेटा, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स होता है जहाँ से खाना बना है, जहाँ से खाना बन के चलना स्टार्ट हुआ है। बना कहाँ होता है बेटा, लीव्स में बना होता है, तो सोर्स इज लीव्स। और सिंक का हो जाएगा अदर पार्ट, अदर पार्ट में रूट्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाते हैं एक्सेट्रा, जो अदर पार्ट होता है दैट इज सिंक, ठीक है। तो उस केस का क्या मैम, जिसमें जैसे पतझड़ का मौसम आया, सारे पत्ते झड़ गए, अभी वो नए उग रहे हैं, नए उग रहा है, तो वहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा जो सिंक होता है वो एक्ट एज अ सोर्स। जो रूट्स होंगे, अदर पार्ट्स होंगे, वो लीव्स को खाना बना के देंगे, हम अपना खाना देंगे जो उनके पास स्टोर होता है, भी तो तब तक हमारा खाना ले, काम चला और अपने आप को पूरा मैच्योर करा और हमारे लिए बाद में खाना बना, ठीक है। तो उस केस में जो सिंक होते हैं वही सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो दोबारा सुनो, सबसे पहले कंपेनियन सेल क्या ला के देंगे, रॉ मटेरियल ला कर के देंगे फोटोसिंथेटिक या मीजोफिलिक सेल्स को खाना बना करके बनाने के लिए। तो पैरेन्काइमा में क्लोरेनकाइमा जो मॉडिफिकेशन है वो खाना बनाएगी, खाने को स्टोर करेगी। अब इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, फूड की ज़्यादा हो चुकी है। अब डिफ्यूजन के थ्रू वो फूड कहाँ एंटर करेगा, सीव ट्यूब में एंटर करेगा, ठीक है। पैरेलल वे में क्या चल रही है, जाइलम वेसल पानी को लेकर के, वाटर को लेकर के चल रही है, मिनरल्स को लेकर के चल रही है। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से पानी कहाँ आ जाएगा, सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में फूड और वाटर दोनों की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग होने से इस एक ट्यूब में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन होगी और हाई कंसंट्रेशन से नेक्स्ट ट्यूब दैट इज लो कंसंट्रेशन की तरफ फूड मूव करेगा, पानी के साथ मिक्स हुआ हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीव ट्यूब, नेक्स्ट ट्यूब ट्यूब, और इस तरह से पूरे प्लांट में वाटर की फ्लोइंग फूड की क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। क्या यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया तो एक बात बताओ, खाना बना किस फॉर्म में था, फॉर्म किस फॉर्म में हुआ था मैम, ग्लूकोज या मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है सारे उसके टाइप, ठीक है। स्टोर किस फॉर्म में हुआ था, ये प्लांट की बॉडी की बात चल रही है, स्टोर किस फॉर्म में हुआ था मैम, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ था। और ट्रैवल किस फॉर्म में किया है मैम, ट्रैवल याद रखना, जो शुगर आई है वो ट्रैवल किस फॉर्म में की जाती है, सक्रोज की फॉर्म में की जाती है। इसके लिए एटीपी एनर्जी रखते हैं तो एटीपी का काम चलता है। क्या कहानी समझ में आ गई? तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में चलती है, जाइलम फ्लोएम दोनों में डिफरेंस, मैकेनिज्म, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हमने पढ़ा था एनिमल्स में अलग अलग और एनिमल्स में अलग अलग हमने हार्ट पढ़े, कितने चैम्बर हार्ट होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में ब्लड के कंपोनेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, दोनों में डिफरेंस पढ़ा है, किसकी वॉल थिक किसकी वॉल थिन और ऐसा क्यों होता है। फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है, कंप्लीट हार्ट की वर्किंग पढ़ी है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। हार्ट में डबल सर्कुलेशन चलती है, ब्लड का प्रेशर लगता है, वो सारा कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा है। प्लेटलेट्स में कास्केड सीरीज पढ़े, किस तरह से खून का जमाव होता है, कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, वेंट्रिकल्स की वॉल थिक क्यों होती है, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।
Take care.